हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, ये अमानत के कोर्स का पहला वीडियो है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अमानत के कोर्स का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। साथ में आप इस कोर्स को करके क्या बनने वाले हैं, आपका क्या उत्तरदायित्व रहेगा, साथ में आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में सर्वे क्या है, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल है जैसे कि अमीन, अमानत, सर्वेयर किसे कहते हैं, अमीन के कितने प्रकार हैं, अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए, ये सवाल पर चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे सर्वे क्या है, सर्वे की शुरुआत क्यों हुई, फिर आगे हम जानेंगे अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं, सरकार सर्वे बार बार क्यों करवाती है, फिर जानेंगे सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है। तो बहुत सारे टॉपिकों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और हर टॉपिक को आपको सही ढंग से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पहला वीडियो है भाई, एक आधारभूत वीडियो है। अब आधारभूत वीडियो को अगर आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको बाद में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप किसी भी कोर्स को कीजिए या फिर आप किसी भी काम को कीजिए, आपको शेड्यूल पता होना चाहिए कि भाई हमें किसके बाद क्या क्या करना है कि नहीं। जैसे इस कोर्स में हमें इसके बाद इसको पढ़ना है, इसके बाद इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसको पढ़ना है, तो ये पता होना चाहिए। और हर खंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। तो बस ये सारे सवालों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी पेन निकाल लेना है और सारे बातों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि भाई आपको तो मेहनत करना ही होगा, केवल हमको पढ़ाने से नहीं होगा। आपको इसके अलावे 5 से 6 घंटा हर रोज समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक पर हम बात करेंगे आपके अंदर में क्लियरिटी होना चाहिए और माइंड में अप टू डेट होना चाहिए। हम समझाएंगे उस समय आपको सारा चीज समझ में आएगा, लेकिन उसको माइंड में सेटअप रखना, माइंड में अप टू डेट रखना, यह सबसे बड़ी बात है। तो अप टू डेट रखने के लिए आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, एक ही चीज को 10 बार 15 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर के याद होगा, वो चीज माइंड में सेटअप हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छे अमीन की यही पहचान होती है कि कोई भी डेटा हो, कोई भी बात हो, तुरंत आ जाए दिमाग में। ऐसा नहीं कि कॉपी या किताब खोलना पड़े उस जगह पर। ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम एक सवाल पर चर्चा करेंगे जो आप बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या बनने जा रहे हैं, अमीन या सर्वेयर कहिए या फिर अमानत कहिए या फिर लेखपाल कहिए, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। लिखा गया है, हमें जमीन नापना क्यों सीखना चाहिए। अगर आप इस सवाल को सही ढंग से समझ गए तो आपके अंदर में एक अनुभूति जगेगी कि भाई हमें एक्चुअल में जमीन नापना सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए। क्या हमें केवल अमीन बनने के लिए, सर्वेयर बनने के लिए जमीन नापना सीखना चाहिए, या फिर हम अगर एक किसान है, एक साधारण सा आदमी है, तो भी सीखना चाहिए। सारा चीज क्लियर हो जाएगा इस सवाल के अंतर्गत। लेकिन चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि भाई जमीन नापना क्यों सीखना चाहिए। कुछ तो वजह होगी। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लॉट है। क्या है, ये देख रहे हैं, एक प्लॉट है, और ये जो प्लॉट है ना, ये प्लॉट है रामू का। किसका है, रामू का, रामू के नाम से है। अब इस रामू बेचारा का 3 पुत्र हो गए। रामू का कितने पुत्र हो गए, 3 पुत्र। ठीक है, अब यहां पर तीनों पुत्र को हम दर्शा देते हैं। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। रामू के पास ये जो प्लॉट है, ये जो जमीन है, ये है समझिए कि 12 कट्ठा। कितना, 12 कट्ठा। रामू के पास जो जमीन है ये कितना कट्ठा है, 12 कट्ठा। अगर 12 कट्ठा जमीन है, अब आपके मन में ये सवाल अभी नहीं उठना चाहिए कि ये कट्ठा कितना का होता है। हालांकि उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उठना चाहिए, लेकिन ये कट्ठा कितना होता है इस चीज को हम बाद में बताएंगे बारीकी के साथ। क्योंकि हम अगर बता दें आपको, जैसे कि मेरे यहाँ 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, हो सकता है कि आपके यहाँ 4 डिसमिल में 1 कट्ठा ना होता हो, 2.5 डिसमिल में होता हो, 2.25 डिसमिल में होता हो, तो चेंज करता है। चेंज क्यों करता है, सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको मोटा मोटी याद ये रखना है कि यहाँ पर रामू का जो जमीन है वो 12 कट्ठा है। अब उसके 3 पुत्र हुए, ए बी सी, या अगर पुत्री भी रहेगी भाई तो
भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री हो, पिता के संपत्ति पर समान अधिकार होता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है 2020 में तो ये क्लियर पूरा कर ही दिया है कि नहीं। मतलब कोई भी स्त्री है अपने पिता की संपत्ति पर वो हिस्सा मांग सकती है, ये 100% है। क्लियर। तो यहाँ पर पुत्र है ये जरूरी नहीं है, पुत्री को भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पुत्र का ही चर्चा करेंगे। तो एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अब तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा भाई, क्योंकि तीनों जो है रामू की संतान है कि नहीं। अब यहाँ पर इस जमीन का होगा बंटवारा। क्या होगा? इस जमीन का बंटवारा। तो बंटवारा जिस समय होगा, या तो रामू जो है खुद से बांट देगा, अगर नापने के लिए सीखा होगा ये जमीन, बांटने के लिए थोड़ा मोड़ा जानता होगा, तो अपने से बांट के तीनों बेटा को दे देगा अगर जिंदा है तो। या फिर अगर इनका देहांत हो गया समझिए, तो फिर तीनों भाई आपस में बांटेंगे, अगर इन लोग नापने के लिए जानते होंगे तो। यहाँ पर आपको आयताकार प्लॉट दिख रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि भाई इसे नापना कौन बड़ी बात है। आप यहाँ पर ये वाला जो है फ्रंट, इसके लंबाई को क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए और उतना पर मार्किंग कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, बट गया 3 भागों में। लेकिन कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है, उस समय समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब कैसे इसको मापिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कैसे इसको बांटा जाएगा, ताकि तीनों हिस्सेदारों को, तीनों भाइयों को सही ढंग से जमीन मिल पाए, सही ढंग से हिस्सा मिल पाए, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल तरीका से सीखना है। हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें जमीन नापना क्यों सीखना चाहिए, क्या वजह है, क्या कारण है, तो रीजन को समझिए। तो यहाँ पर ये जमीन जो है 3 बराबर भागों में बट गया, या तो इन लोग बांटा या तो फिर अमीन को बुला करके जो है इन लोग बंटवारा कर लिया। तो यहाँ से एक पार्टीशन ऐसे हुआ और एक पार्टीशन ऐसे हुआ, तो यहाँ पर टोटल 3 पार्टीशन हो गया जमीन का। ठीक है, ये मिल गया ए को, और ये वाला बी को, और ये वाला सी को, तीनों को बराबर हिस्सा मिल गया। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है इधर रोड होगा, या फिर अगर इधर रोड होगा तीसरा बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए इधर रोड रह गया तो केवल सी को रोड मिलेगा, बी और ए को मिला नहीं, तो इस तरह बंटवारा नहीं होगा, फिर ऐसे ऐसे करके होगा। मतलब जैसा उस जगह पर कंडीशन हो, हम आपको मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं। बंटवारा करने के लिए हम सीखेंगे, आपको बताएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। फिर क्या हुआ, अगला पीढ़ी जो है क्या हुआ, यहाँ पर ए का 2 संतान हो गया। कितना? 2 संतान। एक हुआ एम और एक एन, और फिर बी का हो गया 4 संतान। कितना संतान? 4 संतान। ठीक है, और उनका नामकरण भी कर सकते हैं। मान के चलिए उसका हम नामकरण कर देते हैं अल्फा, बीटा, फिर यहाँ पर गामा, और फिर ऐसे रो कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 पुत्र हैं। अब एक अगर 2 पुत्र है भाई, तो फिर एक को 2 बराबर भागों बांटना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर जमीन जो है बट जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर जमीन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, बी का भाई 4 पुत्र है, तो यहाँ 4 भागों में बटेगा, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4 भाग। इसी तरह से मान लीजिए सी का एक भी पुत्र नहीं हुआ, तो फिर कानून के हिसाब से फिर बहुत तरीके हैं, है कि नहीं। हाफ ब्लडेड, फिर फुल ब्लडेड, उसके आधार पर देखा जाएगा कि भाई ये वाला जमीन किसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि भाई सी का एक बेटा है, तो ये वाला जो है उसी का रह गया। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जमीन जो है धीरे धीरे भाई छोटा होते जा रहा है। यहाँ पर 12 कट्ठा जमीन था, 4 कट्ठा मिला। अब 4 कट्ठा में देखिए बी का हो गया 4 बेटा। अब चारों को जब मिला तो 1 कट्ठा प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 1 कट्ठा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जमीन का आकृति जो है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी होते जा रहा है। अब यहाँ पर बंटवारा करने में भी समस्या होगा। क्यों होगा समस्या? हो सकता है कि अगर इधर से रोड रहे, इधर से अगर रोड रहे, तो यहाँ पर जो चारों भाई हैं सोचेंगे भाई हमें सभी को रोड पर मिले जमीन, सभी लोग रोड पर खोजेंगे, तो इस तरह से बंटवारा तो नहीं होगा। तो बहुत सारे उलझने हैं। जमीन धीरे धीरे हर पीढ़ी जो है छोटा होते जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही है। हालांकि सर्वे होता है तो इसका निदान हो जाता है, चकबंदी के द्वारा जो है एक जगह इकट्ठा करके जमीन दे दिया जाता है। लेकिन परेशानी तो है भाई, मतलब सर्वे मतलब उतना आसान नहीं है करना। हालांकि सर्वे करना चाहिए 20 साल में, 30 साल में, लेकिन 50 साल 60 साल में भी सर्वे नहीं हो पाता है, सरकार नहीं करवा पाती। ठीक है, खैर वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर जमीन का आकृति धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, साथ में आपको हिस्सा कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है।
अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, अगर आपको ज़मीन नापना सही ढंग से नहीं आता है तो फिर आप ठगे भी जा सकते हैं। कोई अमीन नाप के गया, बंटवारा करके गया, आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये अमीन जो नाप के गया है ये गलत माप के गया है, हमको कम दिया उसको ज़्यादा दिया है, तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? ज़मीन नापने के लिए सीखना पड़ेगा। हालांकि कहा यह जाता है कि हर किसान को ज़मीन नापना मतलब सीखा रहना चाहिए, ज़मीन नापना आना चाहिए, ऐसा नहीं केवल अमीन को, नहीं तो सब हेरा फेरी हो जाएगा भाई। आपको तो चालाक बनना पड़ेगा। आप किसान घर से बिलोंग करते हैं या फिर किसान हैं आप, या फिर अमीन बनना चाहते हैं तो भाई एक अलग ही लेवल का बात है नहीं? आप दूसरे का ज़मीन मापना चाहते हैं, मामला निपटवारा करना चाहते हैं। चलिए, तो इस तरह से झंझट्टे जो है धीरे 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 बढ़ ही रही है। और यहाँ पर बात ये भी है, आप ये जानते होंगे कि जितने भी लड़ाई झगड़े, थाना फौजदारी, कोर्ट कचहरी होता है वो बेसिकली ज़मीन विवाद पर ही होता है। ज़मीनी विवाद के चलते आज वो उसको मार दिया, वो इसको मार दिया, मर्डर हो गया किसी का, हाफ मर्डर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो मामला कोर्ट चला जाता है, थाना चला जाता है, फिर आगे का प्रक्रिया चलते रहता है, लोग उलझ के मर जाते हैं, ज़मीन जो है वही मिलता है। ऐसा थोड़ी नहीं, आज जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, ये कानून में नहीं है। ठीक है, कानून के पास आप लाठी नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको झुकना ही पड़ जाता है लास्ट में। इसीलिए कानून का अगर आपके पास जानकारी रहेगा, क्योंकि भाई ज़मीन नापना सीखने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि केवल आप बंटवारा करने के लिए जान गए नाप जोख करके फीता उता से, ये केवल नहीं होता है। साथ में इसके अंतर्गत कुछ कानून नियम जानने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर जमीन विवाद के जो मामले हैं कोर्ट में बहुत सारे पड़े हुए, लगभग 4 करोड़ मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हुआ है। 30 लाख के आसपास मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में भी करोड़ों मामला पड़े हुए हैं, सब जमीनी विवाद को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति विवाद को लेकर के। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो प्रॉपर्टी में ये सब घर वगैरह, मकान वगैरह भी आ जाता है, जमीन भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर जमीन का ही रहता है। जमीन के चक्कर में आज उसको मार दिया, उसको मार दिया, पलना चिलना ढकना, मतलब बहुत कुछ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है भाई, अगर आप जमीन नापने के लिए जानेंगे तो बहुत सारे आपका बेनिफिट है। जमीन छोटा होते जा रहा है, हिस्सा हमको सही मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जमीन के उलझन से बच सकते हैं। ठीक है, और ये बात और भी है कि जिस समय सर्वे होगी तो आपका वैल्यू जो है सर्वा होगा। ठीक है, मतलब कि सर्वे हो रहा है भाई, चकबंदी वगैरह होगा, ज़मीन का नापी जोखी होगा। तो अगर ज़मीन नापने के लिए आप जानते हैं तो मतलब बहुत सारे सरकारी अमीन वैसे होते हैं कि पीछे पीछे आपको रखेंगे और उस समय आपका ज़मीन जो है जाने से बच सकता है, आप चालाकी बरत सकते हैं और अच्छा जगह पर ज़मीन ले सकते हैं, है कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर्वे के समय, तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कोई अमीन हमको कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, मान के चलिए आपको पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको ज़मीन खरीदना है। भाई ज़मीन को हम कैसे चेक करेंगे, सही है कि गलत है, ये 7 डिसमिल ज़मीन है कि नहीं है, वो बोल रहा है कि इतना है, तो नाप के आप देखेंगे। तो सारा चीज़ अगर आप करने के लिए जानिएगा, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये बड़ा कोर्स नहीं, एकदम छोटा कोर्स है, सब समझने के ऊपर है। ठीक है, तो खैर बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए हमें ज़मीन नापना सीखना चाहिए। किसी भी हर हाल में ज़मीन नापना सीखेंगे भाई, इसीलिए क्योंकि भविष्य में कभी न कभी हम बंटवारा से गुजरेंगे, या फिर किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया ज़मीनी विवाद को लेकर के, वहाँ जाएंगे तो अगर नॉलेज रहेगा तो फिर वहाँ हम फैसला भी सुना सकते हैं, थोड़ा हम राय भी दे सकते हैं, राय मशवरा भी दे सकते हैं, है कि? तो ये सब बातें हैं, इसीलिए सीख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, आप एक अमीन बनने जा रहे हैं भाई, आप ज़मीन नापने के लिए सीखने जा रहे हैं, तो आपका क्या दायित्व रहेगा, आप क्या बनने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे, ये सारा प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे सिलेबस, कि आपको पढ़ना क्या क्या है कि नहीं, कि रास्ता पता होना चाहिए। आप कोई भी काम को करने के लिए जाइए, आपको रास्ता पता होना चाहिए भाई। हमको यहाँ पर मान के चलिए पटना से जाना है दिल्ली, तो रास्ता पता रहता है कि भाई इधर इधर से होते हुए जाएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से हमको करना है इस कोर्स को, भूमापक अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो हमें रास्ता पता होना चाहिए कि भाई किसके बाद हमें क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? पैमाइश एवं किश्तवार।
पैमाइश का मतलब होता है नापी जोखी करना। किश्तवाड़ जो है ये सर्वे का पहला चरण है जिसमें ज़मीन को मापा जाता है और बहुत सारे अगर अस्थाई कोई चीज़ है जैसे वृक्ष हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, फिर मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जो कुछ भी है उसको नक्शा पर दर्शाना, तो ये सब किश्तवाड़ के अंतर्गत आता है। तो किश्तवाड़ के अंतर्गत हम लोग पैमाइश करना भी सीख जाएंगे, नापी जोखी करना कि भाई ज़मीन का नापी जोखी किस तरह किया जाएगा, कौन सा औजार किस तरह से काम करता है, कैसे हम औजार को चलाएंगे जगह पर, कैसे हम ज़मीन का बंटवारा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है, समझिए क्या चीज़, पैमाइश एवं किश्तवाड़। अब जो हम एग्जाम लेंगे आपसे, इससे टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल 100 अंक के होंगे। किससे रिलेटेड, पैमाइश एवं किश्तवाड़ से रिलेटेड। और यदि आप इसको सही ढंग से आप समझ लेते हैं इस चैप्टर को, तो आप एक अमीर बन जाएंगे। इसीलिए क्योंकि ये सब आगे वाला जो चैप्टर है ना, छोटा छोटा चैप्टर है, अभी लगातार यही वाला वीडियो बनेगा इसी के ऊपर। और ये जो पहला वीडियो है इसमें इसका शुरुआत समझिए कि हो ही गया है, ठीक है, बस हमारी है। तो हम लोग पैमाइश यानी कि नापी जोखी करना सीखेंगे और किश्तवाड़ यानी सर्वे का पहला चरण नक्शा वगैरह बनाना सीखेंगे। चलिए दूसरा जो चरण है वो है खानापुरी। मतलब सर्वे का पहला चरण में जब नक्शा तैयार हो जाता है, बहुत सारे प्लॉट बन जाते हैं, तो उसमें उसको भरना पड़ता है, प्लॉट नंबर देना पड़ता है, खतियान बनाना पड़ता है, एरिया स्लिप बनाना पड़ता है, पर्चा बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खानापुरी। खाना का मतलब होता है खाली स्थान और पूरी का मतलब होता है पूरा करना। इस बात को आप समझ रहे होंगे। हालांकि बाद में खानापुरी आपको पढ़ाएंगे डीपली, तो फिर और भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब लेकिन इतना आपको समझना है कि भाई किश्तवाड़ के बाद खानापुरी ये प्रक्रिया आती है। जब तक किश्तवाड़ होगा नहीं तब तक खानापुरी होगा नहीं, क्योंकि आप भाई किसी भी चीज़ को जगह बनाने से आप भरेंगे कैसे, है कि नहीं। आप मान के चलिए एक हौजा नहीं बनाएंगे तो वहाँ पानी कैसे भरेंगे आप, पहले हौजा बनाना पड़ेगा, उसके बाद पानी भरना पड़ेगा। तो हौजा जो बनता है वो किश्तवाड़ में बनता है, पानी जो भराता है वो खानापुरी में भराता है। बाद में आता है चकबंदी। मान के चलिए 4-5 हौजा है, छोटा छोटा है, उसको हम सोच रहे हैं कि भाई एक ही जगह इकट्ठा कर दे तो अच्छा रहता, मतलब इधर उधर उलझने से बच जाते, उसी को हम लोग बोलते हैं चकबंदी। मतलब चक मतलब होता है जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा, और बंदी मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, एक जगह करना, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे ज़मीन जैसे हम वहाँ ले लिए ज़मीन, यहाँ ले लिए, कुछ फलना जगह ले लिए, कुछ चिलना जगह ले लिए, बंटवारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत जगह आपके पास ज़मीन है। तो चकबंदी के द्वारा क्या होता है, उसे एक जगह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो चकबंदी कानून हम लोग सीखेंगे, क्या उसका नियम है, क्या उसका रूल रेगुलेशन है, सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हाँ, खानापुरी कितना नंबर का पूछा जाएगा ये भी हम आपको बताते हैं, 50 नंबर का। इसमें टोटल 50 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, क्लियर। अब चकबंदी भी जो है, ये चकबंदी ये भी 50 अंक के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अब आगे आता है फील्ड बुक से नक्शा बनाना। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। फील्ड बुक से कैसे नक्शा बनाएंगे, कैसे नापी जोखी करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर पर, चौथा चैप्टर पर, क्लियर। और इससे जो है 100 अंक के सवाल आएंगे एग्जाम में, आपको समझते चलना है। टोटल 500 अंक के एग्जाम होने वाले हैं। तो फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनाया जाता है, जिसमें पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, ठीक है। 5वां नंबर में है गणित। ये भी जो है 100 अंक के क्वेश्चन के साथ रहेगा, ठीक है। साथ में आगे सामान्य ज्ञान, ये भी 100 अंक का रहेगा। अब यहाँ पर ये जो गणित है, गणित ये आपका पैमाइश में ही क्लियर हो जाएगा। जिसमें पैमाइश हम किश्तवाड़ पढ़ाएंगे ना, तो उसी में बंटवारा करना, सब त्रिभुज वगैरह, चतुर्भुज वगैरह, क्या है आकृति, सभी आकृतियों पर चर्चा सब इसी में हम कर लेंगे। तो गणित जो है इसी में लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अभी केवल इसी पर वीडियो बनेगा, क्योंकि आपको ज़मीन नापने के लिए जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक आपको ये खानापुरी, चकबंदी कानून ये सब सिखाने इसको फ़ायदा नहीं है कि नहीं। पहले आप इसको सीखिए सही ढंग से, गणित के साथ, मैथ के साथ। फिर बाद में आता है सामान्य ज्ञान। ये तो सामान्य ज्ञान तो भाई पढ़ा देंगे, 1-2-3 दिन क्लियर हो जाएगा कि नहीं, क्या क्या क्वेश्चन आएगा बता देंगे। चलिए, अब सिलेबस आप जान गए कि भाई हमें किस रफ्तार से, किस रास्ते से चलना है और किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो आपको पता चल गया। अब चलते हैं आगे के सवालों पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, एकदम ध्यान से आपको बातों को समझना है भाई,
क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहला सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं, हालांकि इसके भी पहले हम एक सवाल पर चर्चा किए हैं, इसको दूसरा भी कर सकते हैं। बोला गया है अमीन, अमानत, सर्वेयर किसे कहते हैं? अमीन के कितने प्रकार हैं? अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, अमीन, अमानत, सर्वेयर, ये 3 वर्ड हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। चलिए यहां पर लिख देते हैं अमीन। अमीन जो है ना, यह एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। अब इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो होता है ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति। किसमें? हिंदी में। और यदि हम उर्दू में कहें तो होता है अमानत। किसमें? उर्दू में। और अगर हम इंग्लिश में कहें तो होता है सर्वेयर। किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल करके नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट करेंगे नहीं, अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, तो भाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पर अगर नापी भी करने के लिए जाइएगा ना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, केवल मुंह से काम नहीं चलने वाला है। हम आपको पढ़ाएंगे तो समझ में तो चीज़ें आएंगी, लेकिन उसे याद करने के लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को, है कि नहीं। अब अमीन का हिंदी जानेंगे ही नहीं, मतलब अमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वेयर कहते हैं। ये सब जानना पड़ता है कि नहीं। उर्दू में अमानत कहते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है अर्थ, ईमानदार व्यक्ति। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो SURVEYOR, ये सब चीज़ है। तो देखिए, अमीन, अमानत, सर्वेयर किसे कहते हैं? अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं। हालांकि हम PDF नोट्स आपको देंगे तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अमीन वह ईमानदार व्यक्ति होता है जो किसी खास पैमाना पर भूखंड को नाप करके एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे। अर्थपूर्ण मतलब उसका अर्थ भी निकालना चाहिए, है कि नहीं। अमीन का काम है कि भाई जो भी जमीन है, जो भी भूखंड है, उसको सही ढंग से नाप करके, सर्वे करके क्या करेगा? उसका नक्शा तैयार कर देगा अर्थपूर्ण तरीके से। बस भाई उसी को हम लोग अमीन कहते हैं। और अमीन का मतलब केवल यहाँ पर जमीन को नाप करके नक्शा तैयार कर देना ही नहीं होता है, साथ में उसको फैसला भी करना पड़ता है। एक समझिए कि फैसला करने वाला एक अच्छा व्यक्ति होता है, कई मामला को वहीं पर रफा दफा कर देता है, जमीन पर ही। एक व्यक्ति था, हम आपको बता देते हैं, कोर्ट गया केस करने के लिए। तो केस तो भाई पुलिस जो है एप्लीकेशन ले लिया उससे। जब आदमी को केस करने के लिए जाता है तो एप्लीकेशन लिखता है कि भाई फलने आदमी ने मेरे साथ फलना फलना कांड किया, ऐसे वैसे किया, जैसा मामला होगा वैसा वहाँ पर दर्ज होगा। अब दर्ज करने का समय आया मामला। देखिए, एप्लीकेशन वहाँ पर आप लिख के दिए, ये जरूरी नहीं कि आपका मामला जो है रजिस्टर हो गया। ठीक है, वहाँ पर अभी एप्लीकेशन दिए हैं। फिर जिस पर FIR किया जा रहा था, मतलब कि एप्लीकेशन जिसके विरुद्ध में दिया गया, उस व्यक्ति को वहाँ पर थाना बुलाया गया। व्यक्ति आया, दरोगा बाबू कहे कि भाई 10,000 रुपया दो, हम यहीं पर मामला रफा दफा कर देंगे। केस तो हालांकि बहुत बड़ा बनेगा भाई, लेकिन 10,000 रुपया दोगे तो यहीं पर केस रफा दफा, खत्म कहानी हमेशा के लिए। मतलब केस रजिस्टर भी नहीं होगा, कोर्ट तक भी नहीं पहुंचेगा। ये दरोगा साहब बोल रहे थे। लेकिन जो केस कर रहा था वो भी नहीं मान रहा था कि ना हम केस करके ही छोड़ेंगे। खैर, दरोगा जो था उसको डरा धमका करके समझा दिया, तो समझ गया कि हाँ चलो भाई क्या केस उस करेंगे, हमको भी जाना पड़ेगा, कोर्ट उस चढ़ना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें हैं। वो पीछे हटने लगा। लेकिन वो जो है, वो आदमी जिस पर केस किया जा रहा था, वो भी बोला कि अच्छा केस करने का हिम्मत है तो करके दिखावे, है ना। इसी के चलते जो है गलती से केस उसका रजिस्टर हो ही गया। मतलब इसी तरह से केस में बहुत सारा उलझन होता है भाई। अब केस हो गया, मामला पहुंच गया कोर्ट, क्योंकि वहाँ से रजिस्टर जैसे ही को मतलब हुआ केस, तो मामला जो है कोर्ट में आपका पहुंच गया। अब जैसे ही पहुंचा, उस
मामला का जो सुनवाई है होने में 20 साल लग गए। कितना साल? 20 साल। जबकि वो दरोगा मात्र 5 मिनट में उस पूरे केस को रफा दफा करने वाला था। अब सोचिए, जो दरोगा 5 मिनट में केस को रफा दफा कर सकता था, वही केस कोर्ट जब चला गया तो 20 साल लग गए। कितने साल? 20 साल लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कैसी स्थिति है। तो इसी तरह से अमीन का भाई इतना पावर होता है, इतना मतलब उनमें ज्ञान होता है कि बहुत सारा मामला जो है जमीन पर ही रफा दफा करने का क्षमता रखते हैं, और ऐसा रखना भी चाहिए। यही सच्चा अमीन की एक पहचान होती है। आधा अधूरा नॉलेज लेकर के आप जमीन पर उतर गए, कुछ ज्ञान ही नहीं है, केवल जोड़ घटा गुना भागा करने के लिए जानते हैं, नापने जोखने के लिए जानते हैं, फैसला करने के लिए जानते ही नहीं है, तो भाई आप अमीन कैसे कहलाएंगे? वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है जगह पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अमीन अमानत सर्वेयर किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी खास पैमाना पर जो है नक्शा तैयार कर दे, जमीन को नाप करके। हाँ, खास पैमाना एकदम खास होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिख देते हैं खास पैमाना। इसका अपना मतलब होता है भाई, ये खास पैमाना जो है ना, इसका अपना मतलब होता है। जैसे जितने भी औजार हैं हम दिखाएंगे आपको, तो जरी वगैरह है, गुनिया वगैरह है, राइटिंग मतलब कि सब जितने भी औजार हैं, टॉक वगैरह, डायगोनल स्केल वगैरह, ये सारे औजार 16 इंच बराबर 1 मील पर बने रहते हैं। और अधिकतर नक्शा भी जो रहता है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना रहता है। पैमाना का मतलब ये हुआ, पैमाना का आप मतलब सही जड़ से समझ जाइए। आप जो जमीन देख रहे हैं भाई बहुत बड़ा जमीन है। अब अगर बड़ा जमीन है और उस बड़ा जमीन को हमें एक छोटा सा पेपर में दर्शाना हो तो हमें पैमाना को लेना पड़ेगा, किसी खास एक स्तर को लेना पड़ेगा ताकि हम उसे दर्शा पाएं। नहीं तो पता चलेगा कि मान के चलिए एक इतना बड़ा नक्शा हम लिए हैं और एक इतना बड़ा नक्शा लिए, ठीक है। अगर पैमाना हम यूज नहीं करेंगे, मान के चलिए इंडिया का नक्शा ही बनाना है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे चले गए, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना दिए। अब यहाँ पर भी इंडिया का नक्शा बनेगा भाई, केवल इंडिया का नक्शा ही बनाना है, बाकी बात हमको मतलब नहीं है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऐसा बात है यहाँ पर। ऐसे करके अब इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम नक्शा है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि पैमाना एक तरह से नहीं लिया गया है। अगर यहाँ पर लिखा गया है तो ठीक है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई पैमाना का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ तो भारत ही है, क्या है, भारत ही है, एकदम समझिएगा इस चीज को। अगर हम खास पैमाना पर नहीं लेंगे तो अगर पेपर छोटा रहेगा तो नक्शा छोटा दर्शाया जाएगा, पेपर बड़ा रहेगा तो नक्शा बड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा भाई। और यही अगर पैमाना ले लेंगे तब क्या होगा, 16 इंच बराबर 1 मील जो यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर आप 1 मील चलिए यानी 1.6 किलोमीटर चलिए तो आपको नक्शा में 16 इंच चलना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर नहीं 1 मील है, तो 1 मील को हमें, इस चीज को हमें 16 इंच में ही दर्शा देना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। इसी को हम लोग पैमाना कहते हैं, क्योंकि जमीन जो है भाई बड़ा है, उसको हमको छोटा रूप देना है, कागज पर लिखना है, हर तरफ समान होना चाहिए, जो भुजा जितना लंबा है उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पैमाना लेके चलते हैं जैसे कि 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अगर हम जमीन पर चलेंगे तो नक्शा में 16 इंच रहेगा। या फिर और भी पैमाना रहता है 32 इंच बराबर 1 मील, यानी अगर आप जमीन पर 1 मील चलते हैं 1.6 किलोमीटर तो आपको नक्शा पर 32 इंच चलना पड़ेगा। तो ये सब पैमाना है। 64 इंच बराबर भी 1 मील होता है। हालांकि पैमाना पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब समझ रहे होंगे इस चीज़ का कि भाई हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि पैमाना का मतलब यही होता है कि भाई जो भी ज़मीन है, बड़ा सा ज़मीन, उसको छोटा रूप में हमें दर्शाना है, ऐसा दर्शाना है कि जितना भी उसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब समान रहे, है कि नहीं।
तो यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है, बस वही। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अमीन किसे कहते हैं, अमानत सर्वेयर किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया। कई जगह पर क्या होता है, सर्वेयर जो है अमीन से ऊपर का पद माना जाता है, कई जगह होता है बिहार वगैरह में, ठीक है। जैसे अमीन है, अमीन के ऊपर सर्वेयर होता है, सर्वेयर के ऊपर फलना होता है, ऐसा करके हेड सर्वेयर होता है। तो मतलब हालांकि देखा जाए तो भाई सर्वेयर मतलब अमीन ही होता है एक तरह से, है कि नहीं, सर्वेयर मतलब अमीन ही होता है। लेकिन अगर कहीं पर वैसा मान्यता है भाई तो मानना पड़ेगा, हो सकता है कि पावरफुल हो। खैर अपना अपना जगह का मतलब अपना अपना। आगे बोला गया है अमीन के कितने प्रकार हैं, अमीन के कितने प्रकार हैं, तो यहां पर नोट कर लीजिए थोड़ा सा, अमीन के प्रकार, अमीन के प्रकार। सबसे पहला है प्राइवेट अमीन, दूसरा है सरकारी अमीन, ठीक है। एक है प्राइवेट अमीन, एक है सरकारी अमीन। दो तरह के अमीन होते हैं, जमीन नापने वाला व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं। हालांकि बेईमानी करे अलग चीज़ है, इधर से भी पैसा ले लिया पहला पार्टी से, दूसरा पार्टी से भी, बात वही है कि नहीं। ईमानदारी से हमेशा जमीन नापना है भाई, मतलब बेईमानी नहीं करना है कि नहीं। अमीन का मतलब ही ईमानदार व्यक्ति अगर होता है तो ईमानदारी पूर्वक नापिए। अरे भाई आज मान के चलिए कोई ज़मीन है, आप यहाँ पर क्या किए, 2-4 कड़ी मान के चलिए, पहला पार्टी आपको बुलाया, दूसरा पार्टी नहीं बुलाया, पहला पार्टी वाला पैसा दिया कि भैया थोड़ा 5 मतलब 2-4 हज़ार ले लीजिए, लेकिन 2-4 कड़ी उस पर चढ़ाइए दीजिए। आप आए यहाँ पर चढ़ा दिए, मान लीजिए 2-4 कड़ी चढ़ करके जो है फर्स्ट पार्टी को आप थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा ही दे दिए, सेकंड पार्टी को थोड़ा सा भरोसा ना हुआ कि नहीं भाई ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये गया दूसरा अमीन को बुला कर लाया, पता चला कि अरे यार इसका ज़मीन ज़्यादा है इसका कम है, तो आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी उस जगह पर, है कि नहीं। क्योंकि भाई आप रियलिटी में चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, रियलिटी में चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि भाई नक्शा में चढ़ा हुआ है, उसके पास पेपर है, तो आप बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। लिखा हुआ चीज़ कभी टरता नहीं है, ठीक है, उसको बदलने का प्रयास आप मत कीजिए, आप फंस जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा की धज्जियाँ उड़ेगी, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको सही से नापी करना है। अगर ज़्यादा इन लोग पास पैसा दोनों तरफ से लीजिए, लेकिन काम वही कीजिए जो एक्चुअल में है कि नहीं। ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर प्राइवेट अमीन, अब मन में सवाल उठ रहा होगा भाई प्राइवेट अमीन कैसे बने, सरकारी अमीन कैसे बने। सरकारी अमीन बनने के लिए जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये 10+12 लेवल का आता है, इंटर लेवल का, और साथ में कहीं कोई संस्थान से, मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। कहीं कहीं पर डिप्लोमा वाला मांगता है 1-2 साल वाला, और कहीं कहीं पर वैसे अगर आप किए हैं जैसे कि कर रहे हैं आप तो ले लेता है। सब जगह मतलब कई बार नियम कानून चेंज होते हैं, अलग बात है। तो सरकारी अमीन बनने के लिए भाई आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। बात रह गई प्राइवेट अमीन का। आप प्राइवेट अमीन कब कहलाएंगे, प्राइवेट अमीन आप तब कहलाएंगे जब आपका ज्ञान रहेगा अमीन के विषय में, भरपूर ज्ञान रहेगा, ठीक है। साथ में आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट भी रहेगा कि हाँ भाई आपने अमीन का कोर्स किया है। हालांकि सर्टिफिकेट को तो हम मानते हैं एक पर्ची जो आपने खर्च किया है, बाकी बात आपका तो मेन है ये नॉलेज। क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे अमीन देखे हैं जो 1980-85 में किए हैं और अभी तक नापी जोखी कर रहे हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट था वो चूहा खा गया। पहले ऑनलाइन वगैरह नहीं रहता था, है कि नहीं, तो चूहा वगैरह खा गया, फिर भी अमीन साहब के नाम से प्रचलित सर अच्छा नापी करते हैं, थोड़ी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं फिर भी नापी कर रहे हैं। खैर लेकिन हाँ भाई सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कोई विवाद वैसा है कि आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है गवाही के रूप में, तो उस समय अगर सर्टिफिकेट वगैरह की मांग की जाएगी तो दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं रहेगा तो भाई आप अमीन कैसे कहलाएंगे, है कि नहीं। ये सब चीज़ें हैं, सामने आती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर प्राइवेट अमीन भी बन रहे हैं ना तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि लोग आपको इज्जत दे, है कि नहीं। चलिए, हालांकि आप कहीं पर ज़मीन मापी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगता है कि भाई आप सर्टिफिकेट दिखाइए तभी आप मापी कर सकते हैं, आप अमीन है कि नहीं हम नहीं जानते। ऐसे मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि भाई अमीन साहब है कि नहीं, साहब लग जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से, है कि नहीं, सीखना है एकदम रंग से। चलिए, तो प्राइवेट अमीन और सरकारी अमीन में ये तो आप जान गए कि भाई सरकारी अमीन बनने के लिए ये मतलब हमें एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, सरकार के अधीन में हमें काम करना पड़ता है।
जो भी पेमेंट वगैरह मिलेगा उधर से मिलेगा, ठीक है। इसमें कमीशन वगैरह उतना नहीं होता है, मतलब कमीशन अलग से कमा सकते हैं थोड़ा बड़ा। प्राइवेट एडमिन का एक अपना चार्ज होता है कि भाई हम 1 घंटा देंगे समय, 1 से 2 घंटा हम 1500 रुपये लेंगे, 1000 रुपये लेंगे। 1000 रुपये से कम है ही नहीं, मेरे क्षेत्र में 1000 रुपये से कम है ही नहीं, ठीक है। और 1 से 2 घंटा के लिए अगर आप 3, 4, 5 घंटा रख लिए तो भाई चार्ज डबल, ऐसा कंडीशन है। तो इसीलिए जो प्राइवेट अमीन है वो भी एक दिन में 3000 4000 कमा जा रहे हैं, अच्छा अमीन, ठीक है। अब एरुआ गिरुआ अमीन रहेगा ऐसे वैसे लुंडी सुधरी वाला तो फिर वो सब आगे नहीं बढ़ता है। चलिए, तो प्राइवेट अमीन और सरकारी अमीन में सरकारी अमीन तो जान ही गए आप, प्राइवेट अमीन तो जान ही गए जो गाँव घर में रहते हैं या फिर शहर में जहाँ पर भी जो सरकार के अंतर्गत नहीं काम करते हैं, चार्ज लेकर के तुरंत काम करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है। अब यहाँ पर प्राइवेट अमीन का जो बंटवारा है, चाहे फिर जो नाप है, वो भी कोर्ट में पेश किया जाता है, और सरकारी अमीन का भी बंटवारा जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसा बात नहीं कि प्राइवेट अमीन है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका भी वैल्यू है। सरकारी अमीन का तो भाई अलग ही लेवल का वैल्यू, क्योंकि भाई ये अधिकारी के रूप में है एक तरह से। अब यहाँ पर दोनों में से आखिरकार है कौन अच्छा, और यदि हमें जमीन का बंटवारा कराना हो, नापी जोखी कराना हो, तो हम किसे बुलाएंगे, ये समस्या है। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जिस जगह में प्राइवेट अमीन रहता है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है। कौन सा नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा है, एकदम फुल है, ठीक है। सरकारी अमीन के पास थ्योरिटिकल नॉलेज ज्यादा है। कौन सा नॉलेज? थ्योरिटिकल। इसके पास थ्योरिटिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, और इसके पास प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरिटिकल कम है। क्योंकि आजकल के जो अमीन होते हैं प्राइवेट अमीन, भाई मतलब बता देंगे कि हाँ अरे इतना होगा तो होगा, ऐसे वैसे करके बता देंगे, हाँ मतलब एग्जैक्ट आ जाएगा। मतलब उनके पास नॉलेज है, उतना प्रैक्टिकल है, उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। एक्सपीरियंस प्राइवेट अमीन के पास ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई एक विशेष क्षेत्र में वो काम हमेशा करते रहते हैं, कौन कहाँ पर क्या है नहीं है सब उनको पता है। जबकि सरकारी अमीन जो है ऑफिस में बैठे हुए भाई इधर उधर थोड़ा मोड़ा जा रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों में, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे गांव में चले जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उनको समझ में ही नहीं आता है, तो कहाँ से नापी कर पाएंगे। तो थ्योरिटिकल नॉलेज होता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन वैसे आपको समझ रहा नहीं है, अमीन अमीन होता है, बस ये समझ के रखिए। आप इतना जानिए प्राइवेट अमीन हमेशा अप टू डेट रहता है, हमेशा नापी जोखी करते रहता है, इसीलिए ये इतना जाने जितना जानेगा वो इतना नहीं जानेगा, सिंपल सी फंडा है। खैर, अब किस अमीन को हमें कब बुलाना चाहिए, यही बात आती है। कौन से अमीन को हमें कब बुलाना चाहिए? देखिए, अगर मामला सुलझने योग्य है, मान के चलिए पहला हिस्सेदार दूसरा हिस्सेदार है, अब यहाँ पर बंटवारा करना है या फिर किसी तरह का झंझट हो गया है, कुआं तालाब है, बंटवारा करना है, टेढ़ा मेढ़ा जमीन है, कुछ भी है, जो तरह का झंझट है, यहाँ पर मामला अगर सुलझने योग्य है तो ये आदमी जो फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी जाएगा, ये अमीन साहब हमको नापी कर दीजिए, आइए से फ़ोन कर दिया, अमीन साहब चले गए फटाक से और वहाँ पर नापी जोखी करके दे दिए, क्योंकि वहाँ मामला सनटने लायक था। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर ख़त्म ही नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ऐसे वैसे हो गए हैं, बहुत बड़ा विवाद हो गया है, प्राइवेट अमीन को लोग वहाँ पर वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उसी के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकारी अमीन को बुलाया जाता है। अब सरकारी अमीन बुलाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग स्टेट में आवेदन देना पड़ता है, अंचल में, ठीक है, अंचल से पास होगा, फिर जाकर के सरकारी अमीन नापी करने के लिए जाएगा, बहुत सारी इसमें प्रक्रिया है। तो उस समय सरकारी अमीन जाते हैं जब वहाँ पर मामला जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा डेंजरस हो जाता है कि नहीं। लेकिन अधिकतर मामला में प्राइवेट अमीन ही जाया करते हैं, सरकारी अमीन बाय द वे ही जाते हैं, बाय द वे ही, शायद ही साल में 2-4 बार किसी गांव में चले गए तो फिर नहीं। तो ये सब बातें हैं। चलिए, तो आप जान गए कि भाई अमीन सर्वेयर किसे कहते हैं, साथ में अमीन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, ठीक है, क्या है नहीं है, कब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसका कितना पावर है, सबका लगभग सेम पावर है, ठीक है, सब समझ गए। अमीन का क्या दायित्व होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दायित्व कर्तव्य क्या होना चाहिए। देखिए, एक अमीन का यही दायित्व होना चाहिए कि वो ईमानदारी पूर्वक जमीन का नापी कर दे, बंटवारा कर दे, सही से फैसला सुनाए, एक तरफा फैसला ना सुनाए, क्योंकि कोर्ट कचहरी ये आधा अमीन साहब ही होते हैं, सर्वेयर ही होते हैं। अगर एक तरफा फैसला कर देंगे भाई, आज आप गलत किए, कल आपकी ही गरिमा, आपकी ही प्रतिष्ठा पर चोट लगेगी। इसलिए आप हमेशा सही रास्ता पर चलिए, आपको जीत जरूर होगी। एक वर्ड सुने हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। तो ये सब बातें हैं
एकदम दायित्व जो है यही होना चाहिए कि समाज जो है समाज में किसी तरह का रोष पैदा ना हो। अगर रोष पैदा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो लोगों को समझाना बुझाना चाहिए, ऐसा नहीं कि और फंसाना चाहिए। कि कई अमीन ऐसे हैं जो लड़ा झगड़ा के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। आपका एक दायित्व है, आप सामाजिक आदमी, अमीन है तो सामाजिक आदमी एक तरह से। आपको वहाँ पर मामला को सलटाने का प्रयास करना है, नहीं सलट रहा है तो समझाइए ढंग से, यही दायित्व है अमीन का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप खुद एक्सपीरियंस लेकर के समझ सकते हैं कि कब हमें क्या करनी चाहिए। और कभी भी अगर आप ज़मीन मापने के लिए जा रहे हैं तो एकदम सही से, मतलब ड्रेसिंग सही होना चाहिए, और जितने भी औजार हैं लगभग सब आपके साथ होना चाहिए। अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो डिक्की में सारा औजार होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा औजार प्रयोग में लाया जाएगा इसका कुछ पता नहीं, इसलिए औजार वगैरह में कमी नहीं होना चाहिए। जहाँ आप नापी करने के लिए जा रहे हैं नक्शा होना चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। यही सच्चा अमीन का पहचान होता है। कई अमीन है नक्शा और गुनिया लेके एकदम दौड़ते दौड़ते पहुँच गए और उनके पास जो है कलम कॉपी है ही नहीं, डायरी वूरी है नहीं, मांग छांद करके किसी तरह से नोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, कुछ मतलब गरिमा होती है अमीन का, इसलिए उन गरिमा को बचाए रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हैं, आप इन सवालों पर हम चर्चा किए तो आप जान ही गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है सर्वे क्या है, सर्वे की शुरुआत क्यों हुई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सर्वे क्या है? सर्वे, देखिए सर्वे का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है सर्वेक्षण करना। क्या होता है? सर्वेक्षण करना या फिर परीक्षण करना, जांचना, परखना। अब जो बोलिए, क्योंकि सर्वे से आप भली भांति परिचित होंगे, ये तो मुझे पूर्णतः विश्वास है। लेकिन सर्वे भी बहुत प्रकार का होता है। जानवर का सर्वे होता है, इंसान का सर्वे होता है, जलवायु का सर्वे होता है, तापमान का सर्वे होता है, मतलब परीक्षण किया जाता है, ठीक है, सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कि कौन सा जानवर विलुप्त हो रहा है, कौन सा जानवर जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीज़ें होती है सर्वेक्षण की नहीं। या फिर हमारे देश में जो है कुल जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्त्री कितने पढ़े लिखे हैं, सर्वेक्षण होता है नहीं, सर्वे होता है एक तरह का। तो यहाँ पर सर्वे का मतलब ये नहीं है मतलब स्त्री पुरुष का जांच करना ठीक है, जीव जंतु का सर्वेक्षण करना, परीक्षण करना, ये नहीं है। सर्वे का यहाँ तात्पर्य है भू सर्वे से, क्योंकि हम लोग भाई जमीन नापना सीखने के लिए जा रहे हैं, तो सर्वे भाई यहाँ भूमि से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं भू सर्वे। क्या बोल सकते हैं? भू सर्वे। भू मतलब भूमि और सर्वे मतलब सर्वेक्षण करना। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि भाई सर्वे क्या है। तो सर्वे वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भूखंड को, किसी जमीन को, किसी विशेष क्षेत्र को नाप करके सही ढंग से नक्शा बनाया जाता है। साथ में वहाँ पर जो भी चीज़ें मुख्य मुख्य हैं मौजूद, चाहे कुआं हो, तालाब हो, आहरा हो, ठीक है। अब तालाब और आहरा हालांकि सेम ही होता है। फिर मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, जो कुछ भी हो वो सबको दर्शाया जाता है, क्योंकि भाई भू सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है। साथ में जमीन किस किस्म का है, उसमें कौन सी खेती की जाती है, पानी का सुविधा कहाँ से है उसका, ये सारा चीज़ का सर्वे किया जाता है, ठीक है। और ये सर्वे जो है 20-25 साल 30 साल में होनी चाहिए, 30 साल के भीतर। लेकिन बहुत सारी सरकार जो है 50 साल में भी नहीं करवा पाती है, नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है इसमें भाई, बहुत सारा दिक्कत होता है। क्योंकि भाई ज़मीन जो है ना, उधर का आदमी इधर खरीद लिया, इधर का आदमी उधर खरीद लिया है, वो यहाँ बस गया है, वो वहाँ बस गया, बहुत झंझट है भाई, बहुत झंझट है, ठीक है। खैर, लेकिन सर्वे कराना झंझट है तो भाई उस झंझट से दूर होना पड़ेगा ना, और ये दूर सर्वे से ही हो सकता है। हम साक्षरता दर पता करते हैं कि भाई पुरुष साक्षरता दर क्या है, स्त्री साक्षरता दर क्या है, कुल देश का साक्षरता दर क्या है, पता क्यों करते हैं? ताकि शिक्षा में सुधार लाया जा सके, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें भू सर्वे भी करते रहना होगा, तभी हम सुधार उसमें ला सकते हैं। चलिए, तो सर्वे क्या है ये आप समझ रहे होंगे कि भाई भूमि को नापी जोखी करके सही ढंग से किसी विशेष पैमाना पर नक्शा में हम दर्शा देंगे, ठीक है। और साथ में अगर कोई विशेष जगह हो, मंदिर मस्जिद जो कुछ भी हो, उसको भी दर्शा देंगे, बस यही हो गया सर्वे। तो यहाँ पर छोटा सा आपको दर्शा देते हैं, जैसे मान के चलिए एक गांव है, एक क्या है, एक गांव है, एक मौजा है। मौजा मतलब क्या चीज होता है? गांव।
यहाँ लिख देते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते। मौजा का मतलब ये मौजा जो पहनते हैं ना वो उसको समझते हैं, नहीं भाई ऐसा उतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे मौजा है कि नहीं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर बरगद का पेड़ है तो ऐसे रहेगा बना हुआ, कहीं कहीं पर मंदिर है तो ऐसे रहेगा, कहीं कहीं पर मस्जिद है तो भाई ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक है। कहीं पर अगर कब्रस्तान है तो ऐसे करके ऐसे रहता है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें दर्शाई हुई रहती है, जहाँ जहाँ पर जो चीज़ रहेगा। कुआं रहेगा, कच्चा कुआं तो इस तरह रहेगा, पक्का कुआं रहेगा तो इसमें एक डॉट दिया रहेगा बीच में, है कि नहीं। तो इस तरह से सर्वे में जो है सारा चीज़ नोट किया जाता है, क्लियर, सर्वेक्षण किया जाता है कौन चीज़ कहाँ पर है और एक खास पैमाना पर। ये सारा काम जो है, सारा काम जो है खास पैमाना पर होता है, एक स्केल पर होता है कि नहीं। क्योंकि भाई ज़मीन बहुत बड़ा है, उतना बड़ा हम पेपर नहीं ला सकते हैं, उतना बड़ा हम कागज़ को कहीं पर रख नहीं सकते हैं, उसको छोटा पेपर में हमको दर्शाना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पैमाना का यूज करना पड़ेगा। जैसे एक मील हम चलेंगे ज़मीन पर तो नक्शा में 16 इंच दर्शाएंगे, इस तरह करके पैमाना का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे लिखा गया है सर्वे की शुरुआत क्यों हुई। लेकिन इसके पहले आप ये जानिए, अगर सर्वे नहीं होती तो क्या होती, सर्वे नहीं होती तो क्या होती। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए एक मौजा है, समझिए क्या है, एक मौजा है। इस मौजा में भाई खेती वगैरह होती है, बहुत सारे किसान हैं, जमींदार हैं, खेती वगैरह करते हैं। अगर सर्वे नहीं होती, इस तरह से प्लॉट वाइज नहीं बनता, साथ में लोगों को प्लॉट वाइज ज़मीन नहीं मिलता, कट कट करके, साथ में खतियान वगैरह, एरिया स्लिप वगैरह, जो ज़मीन का पेपर होता है, ये सब नहीं मिलता। किस किसान का कितना ज़मीन है, कैसा उस पर फसल होगा, ये सब नहीं अगर सर्वेक्षण होता, मतलब कुल मिलाकर सर्वे नहीं होता, तो लोग लड़ झगड़ के मर जाते। कि एक किसान यहाँ पर कर रहा है, बोल रहा है दूसरा किसान, ए तू चढ़ गया है, मेरा इधर है। सर बोल रहा है, ए तुम लोग दोनों इधर हो रहा है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर का हिसाब हो जाता, बहुत दिक्कतें होती। या फिर कुल मिलाकर के ये पूरा मौजा किसी जमींदार के हाथ में रहता, भाई जितने भी किसान हैं मजदूर के रूप में काम कीजिए, अपना जीविका चलाइए और यहाँ पर टैक्स भरिए, वैसा सिस्टम रहता। सर्वे नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता, बहुत दिक्कत है कि नहीं। सर्वे करना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि सर्वे की शुरुआत क्यों हुई। क्योंकि हम लोग ये जाने कि भाई सर्वे नहीं होगी तो क्या होगी, बहुत खतरनाक चीज़ें और भी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर सर्वे की शुरुआत क्यों हुई, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि सर्वे का जनक, सर्वे का जनक जो है, सर्वे का जनक यानी कि बाप कौन है, टोडरमल। टोडरमल जो शेरशाह के मंत्री थे, कौन किसके मंत्री थे, शेरशाह के मंत्री थे। देखिए जिस समय अंग्रेज आए थे ना इंडिया 1600 ईस्वी में, मतलब 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, उसके पहले यहाँ पर मुसलमानों का राज था इंडिया में, लेकिन उसमें पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश वगैरह सब एक ही मिला हुआ था। तो यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे जो है अपना व्यवस्था, अपना शासन व्यवस्था लागू करने लगे, मतलब इंडिया को अपने कब्जा में लेने लगे। मतलब इंडिया है यहाँ पर लेकिन शासन हो रहा है ब्रिटेन से, ऐसी स्थिति यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, शोषण होना एकदम बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया था। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, वही सोने की चिड़िया को एक लोहे की चिड़िया में बदलने का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा भरपूर किया गया। ठीक है, कई खेतों में नील की खेती ज़बरदस्ती की गई, नील की खेती की वजह से जो उपजाऊ क्षमता होती वो भी घट गई, बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। तो जो भी जमींदार होते थे, राजा सब होते थे, वो टैक्स वसूलते थे किसान सबसे। क्या वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। जैसे मान के चलिए मौजा है, एक जमींदार के पास इतना ज़मीन है, दूसरे जमींदार के पास इतना ज़मीन है, इसमें किसान काम करते हैं। अब काम करते हैं तो सरकार को टैक्स चुकाते हैं, है कि नहीं, और वो टैक्स जा रहा है सरकार के पास, अंग्रेज सरकार के पास। टैक्स लेने में दिक्कतें होती थी भाई। अब दिक्कतें क्यों होगी,
क्योंकि किस किसान को कितना जमीन दिया गया है, कैसा जमीन दिया गया है, उसमें किस प्रकार की खेती होगी, ये चीज जो है जमींदार को पता ही नहीं रहता था, अंग्रेज को पता ही नहीं रहता था। तो लगान लेने में दिक्कतें हो रही थी और दिक्कत होगा भी। कौन सा किसान को किधर वाला जमीन मिला है, नहीं मिला है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो यहाँ पर सर्वे करना एक तरह से लाजमी हो गया था कि भाई किसान को अगर हम ज़मीन दे रहे हैं और उसको अगर हम मतलब नक्शा वगैरह के रूप में अगर नहीं दर्शाएंगे तो फिर मतलब दिक्कत होगा। लेकिन समस्या ये भी थी किसानों के पास, किसान सब मेहनत से काम नहीं करते थे, मेहनत तो करते थे लेकिन खेत को चौड़ीकरण करना, एक मतलब कि समतलीकरण करना, ये सब नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि भाई आज ये ज़मीन जो है तो मेरे हाथ में, लेकिन कल छीना भी जा सकता है। क्योंकि जब चाहे अंग्रेज जो है देते थे और जब चाहते थे छीन लेते थे और दूसरा किसान को दे लेते थे। तो किसानों को ये डर रहता था कि भाई आज है तो आज हम किसी तरह से हम जीविका चला लें, वही मेरे लिए काफ़ी है, बाकी बात तो फिर ये ज़मीन तो जाने ही वाला है। तो अस्थायी बंदोबस्ती कुल मिलाकर के अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, अस्थायी। बाद में अस्थायी बंदोबस्ती आया, जिसमें बंदोबस्ती जो है अस्थायी, अस्थायी मतलब क्या चीज़ होता है, आ मतलब नहीं, अस्थायी मतलब नहीं, मतलब अस्थायी नहीं है कि नहीं, तो अस्थायी नहीं था, ठीक है। और बाद में अस्थायी करने का प्रयास किया गया, बाद में अस्थायी करने का प्रयास किया गया, जिसमें ज़मीन बेचने उचने का अधिकार दिया गया। तो इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ सर्वे की शुरुआत क्यों हुई, इस पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वे का शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि भाई टैक्स वगैरह वसूलना, कौन सा ज़मीन किधर है, किसको मिला है, वो सबको सारा चीज़ दर्ज करना, सही से सिस्टम को मजबूत बनाना, ये सब के लिए जो है सर्वे की आवश्यकता हो गई, शुरुआत करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं सर्वे से रिगार्डिंग। तो सर्वे का जर्मिनेशन कहाँ से हुआ, ये आप थोड़ा मोड़ा आभास कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल में क्या है, क्योंकि एक ही सवाल पर लटके नहीं रहेंगे। बोला गया है अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं, सरकार सर्वे बार बार क्यों करवाती है। तो अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं उसको पहले हम जान लेते हैं। देखिए अभी तक जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के सर्वे हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्रकार के सर्वे। सबसे पहला जो सर्वे है वो है थाक वस्त सर्वे। कौन सा सर्वे है, थाक वस्त, हाँ चलिए ठीक है, थाक वस्त सर्वे, ठीक है। ये थाक वस्त्र सर्वे जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, और ये जो सर्वे है 1761 से लेकर के 1793 ईस्वी तक चला था। 1761 से लेकर के 1793 तक इस सर्वे में किया गया कि भाई जो मौजा है ना उसको एकदम मौजा मतलब उसी तरह नक्शा बना दिया गया, इधर उधर करके, कोई पैमाना वगैरह यूज नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे एकदम बना दिया गया, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा कहीं है जमीन तो टेढ़ा उड़ा करके बना दिया गया, और उसको एक नंबर दे दिया गया, 1 2 3 4 5 7 8 जो भी नंबर है, जो हम लोग आज थाना नंबर के नाम से जानते हैं। थाना नंबर जो आजकल का रहता है वही थाना नंबर थाक वस्त्र से चले आ रहा है। जिस मौजा का को नंबर दिया गया था स्पेशल थाक वस्त्र सर्वे में, वही आज का थाना नंबर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अचानक आप समझने का प्रयास अगर करते होंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन आगे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। चिंता एकदम नहीं करना है आपको, हम हैं तो फिर सब कुछ है, ठीक है, बस में आ रही है। तो ये सब आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में क्या होगा, दूसरा सर्वे हुआ, रेवेन्यू सर्वे जिसको कहते हैं, रेवेन्यू सर्वे। ये सर्वे जो है 1842 से लेकर के 1846 तक हुआ। इसी सर्वे को आधारभूत सर्वे भी कहा जाता है, क्योंकि इस सर्वे में 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाना का प्रयोग किया गया था पहली बार। 4 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का प्रयोग किया गया था, पैमाना के आधार पर नक्शा तैयार किया गया था। क्लियर, कौन सर्वे में, रेवेन्यू सर्वे में, ताकि रेवेन्यू जो है जनरेट किया जा सके, नक्शा वगैरह तैयार करके किससे हम कितना लगान लेंगे, टैक्स लेंगे। देखिए अंग्रेज
इंडिया क्यों आए थे? टैक्स वसूलने के लिए। उनका मेन ही मकसद था टैक्स वसूलना। यहाँ पर जो भी चीज़ें उपजाऊ हो रही है उसको यूरोपीय देशों में ले जाना, व्यापार करना, बस यही उनका था मेन मकसद। क्लियर? और शासन करना। चलिए, तो यहाँ पर इसमें रेवेन्यू सर्वे इसलिए किया गया ताकि जो है लिया जा सके रेवेन्यू वगैरह ढंग से, क्योंकि दिक्कतें हो रही थी, आपको तो हम बताए ही। तीसरा सर्वे हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे? कैडेस्ट्रल सर्वे। ये भी सर्वे जो है ना, ये भी सर्वे महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये सर्वे जो हुआ था, ये सर्वे हुआ था 1888 से लेकर के 1921 ईस्वी तक। 1888 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1921 में मतलब समाप्त हो गया था लगभग में, है ना। डेट इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 16 इंच बराबर 1 मील, साथ में 32 इंच बराबर 1 मील, साथ में 64 इंच बराबर में 1 मील पैमाना का प्रयोग किया गया था। कौन सा सर्वे में? कैडेस्ट्रल सर्वे में। बहुत ही अच्छा से नक्शा बनाया गया था, उसमें जितने भी स्फोट जगह थे, कुआं वगैरह, तालाब वगैरह, वो भी दर्शाया गया था। बहुत ही बारीकी से ये सर्वे किया गया। कौन सा सर्वे? कैडेस्ट्रल सर्वे। अब इस सर्वे के समाप्ति के बाद जो है फिर से सर्वे हुआ, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे का रिवीजन किया गया, जिसको कहा गया रिविजनल सर्वे। क्या कहा गया? रिविजनल सर्वे। और ये वर्तमान में जो है हुआ है, और कहीं कहीं पर छूट गया है, हो भी रहा है। क्लियर? कौन सा सर्वे? रिविजनल सर्वे। मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे का ही क्या हो जा रहा है? दोहराई हो रहा है, एक तरह से दोबारा हो रहा है, उसमें वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, चकबंदी वगैरह हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिविजनल सर्वे कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं। तो 4 तरह के सर्वे हुए हैं, और भी भविष्य में होगी। आगे लिखा गया है सरकार सर्वे बार बार क्यों करवाती है? तो इसका कारण है, रीजन है, उसको समझना होगा आपको। देखिए, बात यह है कि मान के चलिए कोई प्लॉट है, यहाँ पर समझिए कि कोई जगह है, प्लॉट हम बार बार बोल दे रहे हैं, समझिए कोई गांव है, क्या है? कोई मौजा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई मौजा है। अब इसमें क्या है? बहुत सारे प्लॉट हैं। अब होता क्या है इसमें कि बहुत सारे लोग धनवान होते हैं, वो क्या करते हैं? गरीब लोगों से ज़मीन जो है किसी तरह ठग के या फिर खरीद लेते हैं। गरीब लोगों को अगर ज़रूरत पड़ जाती है पैसा का, तो बेच देते हैं। मान के चलिए ये जो व्यक्ति है यहाँ पर ए नाम का, वो थोड़ा धनवान है, अमीर टाइप का है। अब क्या किया? वो इधर ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन, फिर यहाँ पर भी ले लिया, फिर इसका वाला पूरा ले लिया। तो इस तरह से जो है और भी बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं, वो उधर ले रहा है, इधर ले रहा है। मतलब नाम जो है ट्रांसफरिंग हो रहा है, ठीक है, जमाबंदी में नाम ट्रांसफ़र हो रहा है, परंतु नक्शा में एक्चुअल चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए ये बी व्यक्ति का ज़मीन था, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़मीन बेचा है ए को, तो नक्शा में तो वो प्लॉट चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो दिक्कतें होंगी कि भाई ए का अधिकार है और जो नक्शा में प्लॉट दिख रहा है ये पूरा पूरी बी वाला ही दिख रहा है। तो इसीलिए सर्वे कराना मजबूरी हो जाता है, सर्वे कराना पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत फेरबदल होता है, या फिर बंटवारा हो गया भाई भाई में, तो उसको भी अलग अलग नक्शा बनाना है, प्लॉट बनाना है। तो ये सारे समस्या से निपटने के लिए सर्वे जो है सरकार बार बार करवाती है, ताकि ज़्यादा उलझन पैदा ना हो जाए। मतलब उलझन तो शुरू से जैसे सर्वे हुई समाप्त हुई, खरीद बिक्री फिर से स्टार्ट हुआ, फिर सब रजिस्ट्री हो रहा है, सब मोटेशन वगैरह सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। इधर का आदमी उधर लिया, उधर का आदमी इधर लिया, एक ही ज़मीन को 2-3 बार ले लिया, बहुत सारी दिक्कत हो गई। लेकिन सर्वे के समय बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाता है, किसको क्या है नहीं है, नक्शा वगैरह नया बन जाता है, चकबंदी आता है कि नहीं, एक ही जगह इकट्ठा किया जाता है ज़मीन को। ये सारा चीज़ है, इसीलिए सरकार जो है सर्वे बार बार करवाती है। चलिए, ये भी आप समझ गए, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है? तो बहुत प्रकार से किया जाता है। जैसे कि चेन सर्वे, ये सर्वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सर्वे पर हम बेसिकली चर्चा करेंगे। आज गांव देहात में जितने भी नापी जोखी होता है वो चेन सर्वे के द्वारा ही होता है। मतलब जरीब का हम लोग प्रयोग करते हैं बेसिकली।
चेन सर्वे ऐसा नहीं कि चेन से ही होगा, जरीब से ही होगा, फीता से भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि फीता और चेन में इंटर कन्वर्सन केवल करना आना चाहिए, फीट, कड़ी, है ना, और मीटर वगैरह में। तो चेन सर्वे है, इस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ में प्लेन टेबल सर्वे भी है, इसको भी बताएंगे। थियोडोलाइट सर्वे, इसको भी बताएंगे। प्रिज्मेटिक, लेवलिंग, सैटेलाइट सर्वे, ये सब पर भी हम थोड़ा मोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब आधुनिक सर्वे है। सर्वे करने का जो तरीका है ये सब आधुनिक है, तो इन लोगों के विषय में भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब तक आप आधुनिक चीज़ को अपनाएंगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। आप मतलब रूढ़िवादी टाइप के हो जाएंगे, है कि नहीं। चेन सर्वे जो है बहुत पहले से चला रहा है, बहुत पहले से, तो उतना पहले से नहीं ना आपको करना है, ठीक है। अभी वाला भी थोड़ा मोड़ा जानना पड़ेगा, तो ये सब भी आपको भी बताएंगे, चिंता उसके लिए नहीं करना है। लेकिन जोर इसी पर रहेगा, चेन सर्वे पर। तो सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, लगभग लगता है कि 1 घंटा से प्लस हो ही गया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सर्वे कितने प्रकार से होते हैं ये भी हम आपको बता दिए। साथ में अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं, सरकार सर्वे बार बार क्यों करवाती है ये भी बता दिए, ठीक है। और फिर साथ में सर्वे क्या है, सर्वे की शुरुआत क्यों हुई, ये सब भी बता दिए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत लग रही है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और सारी बातों को आप सही ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छा अमीन नहीं बन सकते भाई। आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर नोट्स बनाए होंगे, उतार रहे होंगे, लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं बात, हर क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो चैट सेक्शन में आप चैट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।